Hello everyone, I welcome you all in the third video of the work The Play of Meanings, and in this video we will discuss structuralism. इससे पहले वाली दो वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि आखिर ये वर्क जो प्ले ऑफ मीनिंग्स है ये कहाँ से लिया गया है और इसके टाइटल क्या मतलब है। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन रीड करी थी। उसके बाद सेकेंड वीडियो में इसका जो सोर्स है कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी का पार्ट है द प्ले ऑफ मीनिंग्स, उसी के अंदर ये कॉन्सेप्ट आता है। तो हमने वो थ्योरी रीड करी थी। अब ये थर्ड वीडियो है, इसमें हम स्टडी करेंगे कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या होती है, क्योंकि जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी थी वो अगेंस्ट थी स्ट्रक्चरलिज्म के, उसके बाद आई थी वो, और उसी के जो जो स्ट्रक्चरलिज्म ने बोला था उसके अगेंस्ट बिल्कुल पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थी। तो अब हम स्ट्रक्चरलिज्म को स्टडी करेंगे। एंड मैंने यहाँ पे ये भी बताना है कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपने क्या करना है, आपने आई हैव क्रिएटेड चैनल ऑन टेलीग्राम, सेम नेम है, सेम वो जो प्रोफाइल पिक होती है वो भी सेम है, MKS लिटरेरी हाइव। वो आपने सर्च आउट कर लेना है और आपने वहाँ से PDF अगर लेने हुए तो वहाँ से ले लेने हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म विच बिलीव दैट, स्ट्रक्चरलिज्म भी एक थ्योरी है दैट बिलीव्ड कि लैंग्वेज एंड लिटरेचर कुड बी स्टडीड साइंटिफिकली, कि साइंटिफिक होते हैं ना, टेक्निक्स होती हैं, उसको उसके अकॉर्डिंग हम लैंग्वेज को लिटरेचर को स्टडी कर सकते हैं यूजिंग स्ट्रक्चर्स लाइक ग्रामर एंड बाइनरी ऑपोजिट्स, कि ग्रामर के साथ किसी वर्क को स्टडी कर सकते हैं। बाइनरी ऑपोजिट्स जैसे कि गुड बैड, मेल फीमेल, जो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होते, बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, उससे भी हम वर्क को स्टडी कर सकते हैं। इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ लिंग्विस्ट, एक नाम है लैंग्वेज में, एक बहुत ही फेमस नाम है, फर्दिनंद सॉजर, स्ट्रक्चरलिज्म जो मेन इनका आइडिया है। ठीक है, तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, इनसे इन्फ्लुएंस हुआ ये। आगे की आइडियाज ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ साइंस, कि किसी लैंग्वेज में बहुत सारे साइंस होते हैं, कि वो एक साइंस से बना है, साइंस से बना है। जैसे कि साइन होता है ना कि ये पॉजिटिविटी का साइन है, ये नेगेटिविटी का साइन है। लाइक लाइट जो वाइट कलर है वो क्या पॉजिटिव थोड़ा सा है, वहीं ग्रीन कलर थोड़ा हैप्पीनेस टाइप है, ब्लू थोड़ा सा पीसफुल है। मतलब एक साइन है ना, हर कलर का एक साइन है, वैसे ही लैंग्वेज भी एक साइन है। जैसे कि अब आगे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्दिनंद द सॉशर, एवरी वर्ड इज अ साइन, कि हर वर्ड का एक साइन है, एंड अ साइन हैज़ टू पार्ट्स, और उस साइन के टू पार्ट्स हैं, सिग्निफायर, सिग्निफाइड। सिग्निफायर क्या है? द वर्ड इट सेल्फ, द साउंड और द लेटर यू सी, कि मतलब जैसे कि एग्जाम्पल है ट्री की, कि एक दो कॉन्सेप्ट है, एक सिग्निफायर है, एक सिग्निफाइड है। सिग्निफायर कौन है? तो वो वर्ड है, वो वर्ड है, या फिर वो कोई लेटर है जो आप देखते हो कि वो क्या सिग्निफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक कॉपी ओपन करी, उसमें फर्स्ट पेज देखा, उसमें लिखा है ट्री, तो इसमें सिग्निफायर क्या है? वो ट्री जो लिखा हुआ है। और सिग्निफाइड क्या है? वो इमेज, वो मेंटल इमेज जो आपके मन में बनी, जो दिमाग में बनी आपके। तो उस वर्ड ने क्या सजेस्ट किया? एक ट्री की पिक्चर, एक शेप। ठीक है, तो लैंग्वेज कुछ स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग स्टडी कर, आई नो इट इज़ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन हमने ऐसे ही राइट कर देना है एग्ज़ाम में, सो दैट एटलीस्ट हमें कॉन्सेप्ट तो पता है ना कि वो क्या कहता है। कि लैंग्वेज को स्टडी करना है ना, तो दो चीज़ों से स्टडी हो सकती है। एक तो ग्रामर से, ग्रामर रूल्स होते हैं प्रॉपर। किसी वर्क को स्टडी करना है तो उसमें ग्रामर रूल्स चेक करो, उसकी ग्रामर चेक करो। दूसरा क्या होता है? बाइनरी ऑपोजिट्स, कि उसके ऑपोजिट्स कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, कि एक पोइम है, उसमें एक फीमेल कैरेक्टर है, एक मेल कैरेक्टर है, तो उनको स्टडी करो कि आखिर उनके क्या कंडीशंस है, कैसे सर्कमस्टांसेस है, उससे उस वर्क को स्टडी करो। ठीक है, ऐसा। और एक फिर कॉन्सेप्ट आया साइंस का, उसमें क्या है? एक सिग्निफायर है, एक सिग्निफाइड है। सिग्निफायर क्या है? तो वो कोई वर्ड हो सकता है, कोई लेटर हो सकता है, इंग्लिश का कोई लेटर होता है ना, ABCD, या कोई और लेटर्स होते हैं, तो वैसे कि वो भी कुछ सिग्निफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर ट्री रीड किया तो माइंड में इमेज बनी ट्री की, तो वो सिग्निफाइड है कि उसने कौन सा आइडिया दिया, तो उसने आइडिया दिया एक ट्री का, है ना। हैप्पीनेस एक वर्ड है, आपने हैप्पीनेस वर्ड रीड किया तो आपके मन में क्या आएगा? एक हंसता हुआ बच्चा, एक लाफिंग चाइल्ड, सपोज हो सकता है। अगर मैं एक वर्ड रीड कर रही हूँ हैप्पीनेस, तो मेरे मन में इमेज आएगी एक बच्चे की, कि बच्चा हंसता रहता है, खुश रहता है। तो कुछ ऐसा, सिग्निफाइड, सिग्निफाइड।
आगे व्हेन यू हेयर, हाँ ये तो कर लिया हमने ना, व्हेन यू हेयर ट्री इमेजिन द प्लांट विद द थिंग, ये हमने कर लिया। आगे सेकेंड इज मीनिंग्स कम्स फ्रॉम डिफरेंसेस, कि अगर कोई मीनिंग निकालना है तो वो डिफरेंसेस से निकालना है। जैसे वर्ड्स डोंट हैव मीनिंग ऑफ देयर ओन, they get meaning by being different from other words. For example, hot means hot because it is not cold. ये क्या कहता है कि अगर कभी किसी वर्ड का मतलब है ना तो वो इसीलिए है क्योंकि वो दूसरे वर्ड से अलग है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है, एग्जाम्पल दिए कि हॉट, इस हॉट वर्ड का मतलब हॉट क्यों है, मतलब हम इस यहाँ पे हॉट क्यों बोलते हैं कि हमें गर्म लगता है ना, हमें क्योंकि हमें ठंडा नहीं लगता। अगर हमें ठंडा लगता तो हम बोलते, तो फिर हम हॉट वर्ड यूज़ ही नहीं करते, हम वही वर्ड यूज़ करते जो ठंडे के लिए होता है। कौन सा होता है, तो कोल्ड वर्ड होता है। तो दूसरा वर्ड एग्जिस्टेंस में इसीलिए है क्योंकि वो पहले वर्ड से अलग है। बेसिकली ये बात बोली जा रही है, ठीक है, कि अगर कभी भी कोई वर्ड आया हुआ है ना इस लैंग्वेज में तो वो इसीलिए आया है क्योंकि उसका आइडिया दूसरा है, ठीक है, वो मैच नहीं करता है किसी और वर्ड से। हालांकि हम बहुत सिनोनिम्स देखते हैं पर इसमें कॉन्सेप्ट इसका ये है कि मीनिंग कम्स फ्रॉम डिफरेंसेस, कि दो वर्ड अलग होते हैं इसीलिए वो दोनों वर्ड एग्जिस्ट करते हैं। ओके, स्ट्रक्चरलिज्म है, स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है, लेकिन हमें एटलीस्ट उसके थोड़ा सा तो पता होना चाहिए ना कि उसमें आखिर क्या ऐड करना है। तो वो हम रीड कर रहे हैं कि उसमें साइंस का जिक्र है स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी में कि एक सिग्निफायर है, सिग्निफाइड है। फिर उस थ्योरी में एक जिक्र है कि मीनिंग अगर कभी किसी वर्ड का निकालना है तो फिर वो डिफरेंसेस से निकालते हैं कि वर्ड्स सभी एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स, क्योंकि वो एक दूसरे से अलग होते हैं। तो हमें एक की आइडिया लेके चलना है कि आखिर ये वर्क है क्या। लिटरेचर हैज़ पैटर्न्स, फिर ये थ्योरी क्या कहती है स्ट्रक्चरलिस्ट की, लिटरेचर जो है ना, राइटिंग जो है उसका एक पैटर्न होता है लिखने का। स्ट्रक्चरलिस्ट लुक फॉर कॉमन पैटर्न्स, structures and rules in stories. These include like villain, hero, journey structure, binary opposites. Like binary opposites क्या होते हैं, जैसे लाइट का डार्क हो गया, लाइफ का डेथ हो गया, मेल का फीमेल हो गया। अब मैं समझाती हूँ इसमें ये आखिर बोल क्या रहा है। लिटरेचर हैज़ पैटर्न्स, ये कहता है स्ट्रक्चरलिस्ट जो होते हैं ना, जो थिंकर्स होते हैं, जो इस थ्योरी से इन्फ्लुएंस हैं, जो इस थ्योरी में मानते हैं, जो इसको यूज़ करते हैं, वो क्या कहते हैं कि लिटरेचर लिखने का ना एक पैटर्न होता है। यानी कि ये पैटर्न अब हर दूसरे वर्क में देखने को मिलेगा। हाँ, ऐसा ही कुछ, जैसे सपोज करो एक प्ले है हैमलेट, है ना, उसमें आपको एक विलन होगा। विलन कौन होगा, क्लॉडियस होगा, क्योंकि उसने हैमलेट के फादर को मार दिया था। तो उसमें हीरो कौन है, तो मेरे लिए तो उसमें हीरो हैमलेट है क्योंकि उसने फिर बाद में सबका अपने डैड के किलिंग का या उसके मर्डर का उससे बदला लिया था, रिवेंज लिया था। तो मेरे लिए उसमें हीरो भी है, विलन भी है, एक फीमेल जो हीरोइन होती है ना, एक्ट्रेस जो होती है वो भी है, ऑफेलिया। फिर उसमें जो माइनर कैरेक्टर्स होते हैं वो भी है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है कि एक मेल होगा, फीमेल हीरो होगा, हीरोइन होगी, विलन होगा, है ना, माइनर कैरेक्टर्स होंगे। और यही सेम स्ट्रक्चर दूसरी थ्योरी में भी मिलेगा। अब दूसरी थ्योरी या दूसरी वर्क में भी मिलेगा। अब कोई और प्ले रीड कर लो, जैसे कोई और प्ले, लेट्स से टेम्पेस्ट, एक विलियम शेक्सपियर का एक और प्ले है टेम्पेस्ट। उसमें भी एक किंग होता है, ठीक है, जिसको हम हीरो कह सकते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं पूरा ट्रैप बिछाता है और अपने जो उसको जिससे दुश्मनी होती है उसे बदला निकालता है वो। उसमें भी तो उसमें भी एक हीरो होता है, एक विलन होता है, उसमें भी एक फीमेल कैरेक्टर है, उसकी बेटी, ठीक है। उसके बाद माइनर कैरेक्टर्स भी हैं थोड़े से। तो मतलब पैटर्न तो सेम है ना, प्ले में प्ले लिखने का एक पैटर्न है और वो सेम है कि उसमें ये चीज़ें होती हैं, तो हर दूसरे वर्क में ये चीज़ें होंगी जो उससे रिलेट करती होंगी, ठीक है। तो यानी कि लिटरेचर में एक स्ट्रक्चर होता है और स्ट्रक्चरिस्ट इसी स्ट्रक्चर के बेस पे उस वर्क को स्टडी कर सकते हैं। कभी किसी वर्क को जज करना है, क्रिटिसाइज करना है, तो इस स्ट्रक्चर को देखते हैं वो, ठीक है। ओके, दिस फोकस ऑन द टेक्स्ट नॉट द ऑथर, ये टेक्स्ट पे फोकस करता है। स्ट्रक्चरलिस्ट बिलीव द टेक्स्ट इटसेल्फ कंटेन्स द मीनिंग एंड नॉट द ऑथर्स
पर्सनल लाइफ और इंटेंशंस। ओके, ये कहता है कि जो मीनिंग है, अच्छा मैं बताती हूँ इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि जब हम कोई वर्क स्टडी कर रहे हैं ना, तो उसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो उसका जो टेक्स्ट लिखने का तरीका है, वो मीनिंग बताता है। इसमें इन्होंने रीडर्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी है। लेट मी क्लियर इट कि ना इसमें रीडर इम्पॉर्टेंट है, ना इसमें ऑथर इम्पॉर्टेंट है। तो स्ट्रक्चरिज्म थ्योरी थोड़ी सी फॉर्मलिज्म के साथ अगर रिलेट करके देखो तो, कि फॉर्मलिज्म क्या कहती है कि फॉर्म देखो कि किस फॉर्म में लिखा हुआ है, उसका लिखने का पैटर्न क्या है, कि स्टांजा कितने लिए हुए हैं, प्ले लिख रहे हैं तो कितने है ना पार्ट्स में, जैसे 5 का पार्ट होता है ना प्ले का मोस्टली, तो कैसे उसको लिखा हुआ है, उसका वो पैटर्न देखो, टेक्स्ट देखो कि उसमें राइमिंग स्कीम, अगर पोइम है तो राइमिंग स्कीम क्या है, स्टांजा स्ट्रक्चर क्या है, मीटर क्या है, जो लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं वो कैसे यूज़ करी हैं, क्या वो सही यूज़ करी हैं, एप्रोप्रिएट यूज़ करी हैं। और जब ये सभी चीज़ें साथ आपस में मिलती हैं या कंबाइन होती हैं, सभी की स्टडी होती है, उसके बाद जो मीनिंग निकलता है, अगर कोई रीडर रीड कर रहा है, इस सभी को देखने के बाद उसको जो समझ में आता है वही उसका मतलब है। यानी कि यहाँ इम्पोर्टेंस टेक्स्ट को मिल रही है कि उसके लिखने का स्टाइल क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। ओके, उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग निकालेंगे। यहाँ पे रीडर्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस टेक्स्ट को है। ठीक है, टेक्स्ट को है, ऑथर को भी नहीं है, रीडर को ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस टेक्स्ट को है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। आगे कुछ नेम्स हैं फेमस स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर्स के, फर्डिनेंड दी सॉजर, क्लाउडी, हाँ थोड़े डिफ़िकल्ट नेम्स हैं, तो ये नेम्स हैं, रोलैंड बर्थेस। इन शॉर्ट, स्ट्रक्चरलिज्म सीज लिटरेचर एज अ पार्ट of a larger systems like language, culture, or storytelling that follows patterns. It tries to uncover the hidden rules that shape the stories and told and understood. यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म ये कहती हैं कि जो लिटरेचर है ये लार्जर सिस्टम का पार्ट है, लाइक लैंग्वेज का पार्ट है, कल्चर का पार्ट है, क्योंकि लिटरेचर तभी लिखेंगे ना जब कल्चर होगा। तो लिटरेचर तो डिफरेंट होता है, जिस जहाँ का जैसा कल्चर होता है वहाँ का वैसा लिटरेचर होता है। बेस और स्ट्रक्चर पढ़ा है ना हमने, कि अगर बेस जैसा होगा, कि अगर कोई कंट्री है बहुत ज़्यादा रिच है, तो वहाँ का लिटरेचर भी रिच होगा, उसके कैरेक्टर्स में भी पावर होगी, डोमिनेंसी होगी। वहीं अगर तभी तो जो देखो, अगर ऐसा कुछ सिस्टम होगा ना, तभी तो वहाँ के लोग उस बुक को बाय करेंगे, क्योंकि उनको थोड़ा सा रिलेट करने को मिलेगा। हम कभी भी कोई पोइम या कोई सॉन्ग सुनते हैं तो क्या सॉन्ग सुनते, जैसे हम खुद सुनना चाहते हैं, हमारा माइंड सेट होता है या हमारी कंडीशन होती है, हम वही सॉन्ग सुनते हैं, है ना, हैप्पी होते हैं तो हैप्पी सॉन्ग्स लगा लेते हैं। कुछ ऐसा ही है कि लिटरेचर भी वैसा ही होता है, अगर कल्चर वैसा है तो लिटरेचर वैसा ही होगा, उसका पार्ट होता है, लिटरेचर कल्चर का पार्ट होता है, जो फॉलो करता है पैटर्न को, एक पैटर्न फॉलो करता है लिटरेचर। इट ट्राइज टू अनकवर करने की कोशिश करता है, रिवील करने की कोशिश करता है हिडन रूल्स को, जो कि स्टोरीज़ के थ्रू रिवील करने की कोशिश करता है। ओके, जो समझाता है कि आखिर क्या बेस है इस पूरे वर्क का। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पे कवर कर लिया स्ट्रक्चरलिज्म। अब नेक्स्ट वीडियो में मेन थ्योरीज कवर हो गई हैं, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म। अब बाकी रह गई हैं 3 थ्योरी, उसको करने के बाद वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक्स।